ऑलराइट गाइस, सो आज हम उस मूवी के बारे में बात करेंगे जहां से गॉडजिला फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी, गॉडजिला 1954। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे दुनिया ने पहली बार गॉडजिला के हमले को झेला और गॉडजिला से पहली बार मुकाबला करने की कोशिश की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है कि एक जापानी फिशिंग बोट पर समुद्र में अचानक से हमला होता है, लेकिन कोई नहीं समझ पाता कि आखिर ये हमला किया किसने। और इस हमले की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक और शिप ओडो आइलैंड पर भेजी जाती है, लेकिन उस शिप का भी यही अंजाम होता है। ओडो आइलैंड पर एक बूढ़ा आदमी कहता है कि ये सी मॉन्स्टर गॉडजिला का काम है, और वो ये भी बताता है कि पहले समय में यहाँ की नेटिव गर्ल्स का सैक्रिफाइस किया जाता था इस सी मॉन्स्टर से बचने के लिए। अपनी क्यूरियोसिटी के चलते यहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और आइलैंड लोगों से भर जाता है। यहाँ के नेटिव रात में एक सेरेमनी करते हैं ताकि मॉन्स्टर उन सब से दूर रहे, लेकिन उसी रात में जब सब सो रहे होते हैं, एक तूफान वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर तबाही मचा देता है। लोग समझ नहीं पाते हैं। वहीं पर एक बॉय इस तबाही के बीच में इस डिस्ट्रक्शन का कारण देख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सभी विटनेस को टोक्यो में ले आया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट यमाने और उसकी टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए आइलैंड पर भेजा जाता है। आइलैंड पर पहुंचकर यमाने यहाँ पर जाइंट रेडियो एक्टिव फुटप्रिंट्स और कई निशान देखता है। अचानक से वहाँ पे अलार्म बजता है और सभी विलेजर्स अपने हाथ में स्टिक और वेपन लेकर पहाड़ की तरफ भागते हैं ताकि वो गॉडजिला को कन्फ्रंट कर सके। यमाने भी यहाँ पर गॉडजिला को देखता है और उसे डायनासोरियन क्रिएचर समझता है। गॉडजिला यहाँ पे अपीयर होता है और सब लोग यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। यमाने टोक्यो वापस आ जाता है और वहाँ पर आइलैंड में मिली अपनी सभी जानकारियों को शेयर करता है और वो बताता है कि ये क्रिएचर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के संपर्क में आ गया और न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी के कारण इतना बड़ा और खतरनाक बन गया। ये सभी डिसाइड करते हैं कि पब्लिक को गॉडजिला की ओरिजिन्स के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और ये लोग शिप भेजते हैं। शिप डेथ चार्ज करके गॉडजिला को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। गॉडजिला इसके बाद में रीअपीयर होता है और वो एक पार्टी बोट पर हमला कर देता है, जिसके कारण नेशन वाइड पैनिक फैल जाता है। ऑफिशियल डॉक्टर यामने से अपील करते हैं कि वो कोई ऐसा तरीका ढूंढे जिससे इस मॉन्स्टर को मारा जा सके, लेकिन यामने गॉडजिला को जिंदा रखना चाहता है ताकि ये लोग उस पर स्टडी कर सके और ऐसे क्रिएचर्स के बारे में और ज्यादा जान सके। मीनवाइल इमिको, जो यामने की डॉटर है, वो सेरिजावा से एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है क्योंकि वो शिगेटो ओगाटा से प्यार करती है, जो कि शिप का कैप्टन है। वो सेरिजावा के पास में जाती है ताकि वो उसे बता सके कि वो किसी और से प्यार करती है। यहाँ पे सेरिजावा उसे एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और उसे एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है फिश टैंक की मछलियों के ऊपर। ये देखकर इमिको शॉक हो जाती है। सेरिजावा उससे बोलता है कि ये सीक्रेट तुम्हारे और मेरे बीच रहना चाहिए, तुम ये किसी को मत बताना, और एमिगो उससे प्रॉमिस कर देती है। इन्हीं बातों के बीच में वो सेरिजावा से बोल ही नहीं पाती कि उसे एंगेजमेंट नहीं करनी है। उसी रात में गॉडजिला टोक्यो पर चढ़ जाता है और सिटी पर अटैक कर देता है। ये अटैक बहुत ज्यादा क्विक होता है। इस अटैक में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन और बहुत सारी मौतें होती है। आर्मी डिसाइड करती है कि उन्हें गॉडजिला का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल टावर लगा देती है और उसमें 50,000 वॉट का करंट छोड़ देती है। सिविलियंस को सिटी से हटा दिया जाता है और वहां पर बम्स लगा दिए जाते हैं। जैसे ही रात होती है, गॉडजिला फिर से आता है, लेकिन गॉडजिला के ऊपर इन इलेक्ट्रिक फेंस का कोई असर नहीं होता और वो अपनी ऑटोमेटिक ब्रीथ से इन वायर्स को पिघला देता है। आर्मी के लगाए हुए बमों से भी गॉडजिला को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और गॉडजिला अपना रैम्पेज कंटिन्यू रखता है और शहर को डिस्ट्रॉय कर देता है। हजारों सिविलियंस इसमें मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। इसके बाद में गॉडजिला टोक्यो बे में वापस जाने लगता है। जेट फाइटर से ये लोग उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और गॉडजिला पानी के अंदर वापस चला जाता है। अगली मॉर्निंग पता चलता है कि टोक्यो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो हो चुके हैं घायलों की वजह से और रेडिएशन का पॉइजन चारों तरफ फैला हुआ है। एमिको इन सबको देखती है और वो ओगाटा को सेरिजावा का सीक्रेट बता देती है। वो उसे बता देती है कि सेरिजावा के पास में एक डिवाइस है जिसका नाम है ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर। इस डिवाइस से पानी में मौजूद सारी ऑक्सीजन
खत्म हो जाती है और उस पानी में मौजूद सारी जिंदा चीजें मर जाती हैं। ओगाटा और एमिको सेरिजावा के पास में जाते हैं। ओगाटा सेरिजावा से ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर यूज करने की बात कहता है। ये सुनकर सेरिजावा समझ जाता है कि एमिको ने आखिर अपना प्रॉमिस तोड़ ही दिया और सीक्रेट सभी को बता दिया। सेरिजावा रिफ्यूज कर देता है ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को यूज करने के लिए। ओगाटा और सेरिजावा में यहाँ पर हल्की फुल्की फाइट होती है और ओगाटा को चोट लग जाती है। सेरिजावा अपोलाइज करता है और कहता है कि वो गॉडजिला पर ये वेपन्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर का यूज गॉडजिला पर हुआ तो सभी को पता चल जाएगा कि ऐसा वेपन भी एग्जिस्ट करता है और पॉलिटिशियंस और मिलिट्री इस वेपन्स को ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करने लगेंगे। उसी टाइम पर टीवी पर न्यूज ब्रॉडकास्ट होती है जिसमें बताया जाता है कि गॉडजिला ने क्या डिस्ट्रक्शन किया और गॉडजिला के कारण कितने परिवार बर्बाद हो गए और कितनी मौतें हुई। ये सुनकर सेरिजावा को रियलाइज होता है कि गॉडजिला को रोकना जरूरी है और वो मान जाता है कि वो पहली और आखिरी बार उसका ये वेपन गॉडजिला के ऊपर यूज करेंगे और वो अपने सारे नोट्स आग में जला देता है। ये देखकर इमिको रोने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि सेरिजावा ने अपनी जिंदगी का सारा काम सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ गॉडजिला को रोकने के लिए। अब एक नेवी शिप तैयार होती है जिसमें सेरिजावा अपने ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को प्लांट करने के लिए तैयार है। सेरिजावा यमाने से बोलता है कि उसके पास में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर है, सो वो खुद जाकर इस ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को गॉडजिला के पास प्लांट करेगा। ओगाटा भी उसके साथ पानी के अंदर जाने के लिए तैयार होता है और ये दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। ये वहां देखते हैं कि गॉडजिला एक जगह पर रेस्ट कर रहा है और सेरिजावा यहाँ पर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को एक्टिवेट करने लगता है। ओगाटा वापस सरफेस पर पहुंच जाता है लेकिन सेरिजावा वहीं पर रुक जाता है और वो अपने सूट की रस्सी को काट देता है, क्योंकि सेरिजावा नहीं चाहता था कि दूसरा ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर फिर से दुनिया में बन सके। वो ओगाटा और इमिगो को अपनी लाइफ में खुश रहने की दुआएं देता है। ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और ये अपना काम शुरू कर देता है। गॉडजिला दर्द से तड़पने लगता है और गॉडजिला अपनी फाइनल रॉर करते हुए मरने लगता है और पानी के अंदर ही दफन हो जाता है। शिप पर सभी लोग गॉडजिला के खत्म होने से खुश हैं, लेकिन सेरिजावा के सैक्रिफाइस के कारण दुखी भी हैं। शिप पर डॉक्टर यामाने कहता है कि कितने दुख की बात है कि हमें गॉडजिला जैसे क्रिएचर को मारना पड़ा, लेकिन यामाने ये भी कहता है कि अगर मैनकाइंड ने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट जारी रहा तो फिर से गॉडजिला पैदा होगा और फिर से कहीं और नजर आएगा। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। सो ऑलराइट गाइस, ये थी गॉडजिला सीरीज की पहली मूवी। इसी मूवी से गॉडजिला ने अपना डेब्यूट किया था और इसके बाद तो गॉडजिला ने ना जाने कितनी मूवी में अपनी छाप छोड़ दी। तो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे गॉडजिला का पहला अटैक हुआ, लेकिन ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के कारण गॉडजिला को मार भी दिया गया। वैसा तो मुझे गॉडजिला को मरते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन गॉडजिला की सीरीज की एक कहावत ये है कि जब जब गॉडजिला मरेगा कहीं ना कहीं एक दूसरा गॉडजिला जरूर पैदा हो जाएगा। और इस वीडियो में अभी इतना ही। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।